स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और लास्ट के दो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, जिसमें एक लेक्चर में मैंने थर्ड लेक्चर में बताया है आपको फोर्थ लेक्चर में पूरी क्वाड्रिलेटरल की सारी डिटेल्स, और फिफ्थ लेक्चर में मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताया है, जो कि हर कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है और आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर 9th 10th में भी ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर ये आपने अभी इसी साल अच्छे से सीख ली ना, तो आपको ज्योमेट्री बहुत आसान लगेगी 9th और 10th क्लास की। देखो, पहले मैं जैसे हर लेक्चर के अंदर आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ पहले कुछ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज होगा, पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन। अपने को पता है किसी भी आप पॉलीगन का पेरीमीटर निकालते हो, उसका मतलब क्या होता है, सारी साइड्स का सम निकालते हो। ठीक है, जितनी भी साइड है, चाहे 3 हो, 4 हो, 10 हो, सभी को ऐड कर दो, वही क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको किसी पैरेललोग्राम है, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें अगर मैं आपको एक एंगल बता दूं ना, ये 70 डिग्री, कोई भी एक एंगल, चारों में से कोई भी एक एंगल मैं बता दूं, आप बाकी के 3 एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप कहोगे जी वो कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पैरेलल लाइन की लास्ट लेक्चर से सारी की सारी प्रॉपर्टी देखनी है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है बताओ, पैरेलल। ये और ये साइड क्या है, पैरेलल है। मैं इसी फिगर को, आपने सारे कुछ ये अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है। मैं इसी फिगर को ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे ए बी और पैरेलल है किसके, सी डी। ए बी और ये सी डी या डी सी साइड पैरेलल है, तो क्या इन दोनों एंगल का सम ए और डी का 180 होगा। सो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180। आप अब सोच रहे होंगे कि 180 क्यों। मैं ये कहता हूँ, ये को इंटीरियर एंगल है बच्चों। क्या होते हैं ये, को इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन में मैंने बताया था ना, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इसके दोनों तरफ, एक ही तरफ ट्रांसवर्सल के और दोनों अंदर एंगल, तो इनका सम कितना होता है, 180। ये क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो वही बात होगी, दोनों के पास 180 रुपये है, इनके पास 70 है, तो इसके पास कितने बच गए, 180 माइनस 70 यानी कि 110 बच गए। तो आप बताओ फिर मेरे को, यहाँ से एंगल डी कितना आ जाएगा आपका, 180 में से 70 माइनस कर दो, यानी 110, ये आ गया। अब ये दो एंगल आ गए ना, तो ये बी और सी निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या लिखेंगे अब, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की बस सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो अगर ऑपोजिट इक्वल है, तो बताओ जितना ए है उतना ही क्या होगा, सी होगा। सो एंगल सी कितना होगा, एंगल ए के इक्वल, और ए तो खुद कितना है, 70, तो सी कहेगा मैं भी कितना होऊंगा, 70। सी भी आ गया। अब जितना बी होगा ये वाला, उतना ही ये डी होगा, यानी कि एंगल बी कहेगा कि मैं डी के जितना होना चाहता हूँ, और डी तो अभी हमने निकाला ऊपर कितना, 110, तो आ गया। देखो चारों एंगल निकाल दिए, यानी कि कोई भी एक एंगल आपको अगर दे दे पैरेललोग्राम में और बाकी तीनों एंगल पूछ ले, तो आप घबराना मत, बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है बाइसेक्ट का, जैसे ये ए से लेके सी क्या होता है, एक डायगोनल होता है, और ये बी से लेके डी क्या होता है, डायगोनल। इसके दोनों डायगोनल ओ पॉइंट पे मान लेते हैं क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि ये वाला पार्ट, यानी कि ए से लेके ओ, ये वाला पार्ट जिसमें मैंने ग्रीन कलर का टिक कर रखा है, और ये वाला पार्ट यानी कि ए से लेके ओ और ओ से लेके सी, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से बी डी डायगोनल के ये दोनों पार्ट, बी से लेके ओ और ओ से लेके डी, ये भी आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। यानी ये बात समझ लो कि ए सी डायगोनल के दो पार्ट है, एक इधर वाला एक उधर वाला, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और ऐसे ही बी डी डायगोनल के दो पार्ट है, एक ये वाला एक ये वाला, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आएंगे आपके। ये एक पैरेललोग्राम दे रखी है आपको, ये साइड 3 है, ये 4 है, तो कहता है दोनों डायगोनल निकालो, AC की वैल्यू निकालो और BD की वैल्यू निकालो। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये 3 है तो क्या ये भी 3 होगा। हम क्या लिखेंगे,
प्रॉपर्टी लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते ना ये, अगर बाइसेक्ट करते हैं तो फिर प्रॉपर्टी क्या होती है आप मेरे को बता दो। ए ओ इक्वल होता है किसके, ओ सी के, तो यानी कि ओ सी जो होगा वो ओ ए के इक्वल होगा, और ओ ए खुद कितना है 3, तो ओ सी भी कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली का मतलब इसी तरह से जो ओ डी होगा अपना ओ से लेके डी वो किसके इक्वल होगा, ओ से लेके बी, और ये तो कितना है बताओ मेरे को 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 होएगा। सो आपको तो ए सी निकालना था पूरा डायगोनल, आप मुझे एक बात बताओ सीधी सीधी, 3 ये था और 3 ये है, तो पूरा कितना होएगा, डबल हो जाएगा ना इसका, यानी कि 6 हो जाएगा। और बी डी कितना होता है 4 + 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो अगर 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो ओरली आंसर दे देना, इस 3 का डबल करोगे तो पूरा ए सी आ जाएगा, 4 का डबल कर दोगे तो पूरा बी डी आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें ये कहता है इस फिगर में ABCD पैरेललोग्राम है, AC 9 सेंटीमीटर है। AC कौन सा बताओ, A से लेके C, ये पूरा डायगोनल कितना है बच्चों 9 है। AO निकालना है, यानी कि ये निकालना है आपको। एक बात बताओ मेरे को, AC यानी कि ये पूरी साइड 9 है, तो AO तो क्या होती है इसकी, हाफ होती है ना। AO क्या होती है बच्चों, इसकी हाफ होती है। तो मेरे को ये बताओ AO और OC दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है। और ये पूरा AC कहता है मैं 9 हूँ, तो ये कह देगा 4.5 मेरे पास है और 4.5 ही मेरे पास है, क्योंकि 4.5 मिलके ही तो क्या बनेंगे 9 बनेंगे ना। तो AO क्या हो जाएगा बताओ आप मेरे को, 9 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 9 का हाफ कितना होता है 4.5 होता है। इतनी छोटी छोटी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं जब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो वहां पे ये मिस हो गया था कॉन्सेप्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल का, यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये होता है एक दूसरे के आमने सामने। इसके लिए दो लाइन का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, ये कोई भी दो लाइन है L और M, ठीक है, एनी टू लाइन्स जो इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट O पे मान लो, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। जैसे मान लो ये लाइन है, तो ये और ये वाला एंगल ये भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको एक, ये पैरेललोग्राम है, तो आपको वैल्यू निकालनी है x की। मैंने क्या बताया था, चाहे ये पैरेललोग्राम हो चाहे कुछ भी हो, अपने को तो ये देखना है कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x भी कितना हो जाएगा बताओ 60, ब्रैकेट में क्या लिखते हो आप, रीजन। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, इसलिए ये x भी किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 5, एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी एंगल बनते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सारे बताए। एक तो ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेट एंगल मैंने आपको दो तरह के बताए थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। लेकिन 8th क्लास के स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8th क्लास के स्टूडेंट सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर पढ़ लेंगे ना तब भी इनफ है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो इंटीरियर आप पढ़ लो। ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, और को इंटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। लीनियर पेयर मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। इस फिगर में मैं कहता हूँ आप मेरे को एक्स की वैल्यू बता दो। एक्स की वैल्यू कैसे बताओगे, ये वाला एंगल मुझे लग रहा है, ये वाला एंगल मैं देखो डार्क कर रहा हूँ, और ये वाला एंगल क्या दोनों इक्वल है, आप कहोगे जी बिल्कुल इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये आपके अल्टरनेट एंगल्स है। कैसे है दिखाऊं आपको, ये जो डायग्राम है ना, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। ये दोनों लाइन, ये कौन सी DC और ये कौन सी AB, मैंने दोबारा ड्रॉ कर दी। और इनको कौन सी लाइन काट रही है, C से लेके A। देखो C से लेके A को क्या कर दो बच्चों, ज्वाइन कर दो, A से लेके C। अच्छा, अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ ना, एक्सटेंड तो कर ही सकता हूँ, कितनी भी एक्सटेंड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो, और इसको भी एक्सटेंड कर दो आगे। अब बताना, ये वही लाइन नहीं होगी, ये पैरेलल लाइन होगी, और एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। देखना ऊपर वाले डायग्राम में ये x है और ये कितना है 70, तो क्या दोनों एंगल इक्वल नहीं होते। ये कौन से एंगल होते हैं,
ऑल्टरनेट एंगल्स, जो एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और एक किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स किसके इक्वल होगा बताओ, 70 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। और ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। आंसर तो आपका एक ही लाइन का है, एक्स इज इक्वल टू कितना, 70, लेकिन क्यों है उसका रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल में, इसमें क्या रखा है, ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें एक्स की वैल्यू बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले तो आपको है ना लीनियर पेयर का बहुत ज़्यादा यूज होगा पैरेललोग्राम में। मैं कहता हूँ ये दोनों एंगल, ये एंगल 1 और ये एक्स, इन दोनों का सम कितना होगा बताओ, 180, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना डिग्री का है, देखो 180 है ना, लीनियर पेयर बना रहे ये। लेकिन मुझे एंगल 1 तो नहीं पता। अगर मेरे को एंगल 1 पता लग जाए ना, तो बस 180 में से एंगल 1 हटा दूंगा मैं, बाकी क्या बच जाएगा, एक्स। लेकिन ये तो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं बताओ, इक्वल होते हैं। तो मिल गया ना मेरे को एंगल 1। एंगल 1 किसके इक्वल है बताओ, 110। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये 110 है, तो बताओ x प्लस 110 मिलके कितना होता है, 180। क्यों होता है 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 70 आ जाएगी ना। 180 में से 110 माइनस कर दो, 70 डिग्री आ गई। इस कॉन्सेप्ट का भी बहुत ज़्यादा आज एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। थर्ड एग्जांपल में देखो, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। बताओ आप कैसे निकालोगे, आप खुद ही देख लो। x की वैल्यू, पहले तो देखो मेरे को ये ट्रायंगल दिख रही है, और इस ट्रायंगल में मेरे को दो एंगल दे रखे हैं। ये कितना 40 और ये कितना है बताओ मेरे को 70। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, इसको 1 नाम दे दो, है ना। कैसे निकालोगे बताओ, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। इन ए ट्रायंगल या इन ट्रायंगल DAC, अगर मैं DAC की बात करूं, तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से दो अपने को पता है, तो तीसरा नहीं निकाल सकते हम। एंगल 1 कितना होगा बताओ, 180 में से ये 40 भी माइनस कर दो और ये 70 भी माइनस कर दो, यानी कि 180 में से 40 गए 140, और 140 में से 70 माइनस करोगे 70। तो ये एंगल A कितना आ गया बताओ, 70 आ गया। अब मेरे को ये बता दो, अभी तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था सेम, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। x जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है, देख लो। अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था हमने, है ना। ये क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल 1 तो हमने ऊपर कितना निकाला, 70, तो x भी कितना आ गया अपना, 70 आ गया, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में। इस क्वेश्चन में देख लो, ये पैरेललोग्राम है, आपको एंगल C निकालना है, ये रेड वाला एंगल। तो बताओ कैसे निकालोगे। मैंने आपको ये कही था स्टार्टिंग में कि अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल अपने को पता लग गया ना, तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल का सम क्या 180 होगा, सम कितना होगा इनका 180, क्योंकि ये क्या है बताओ, को इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं बच्चों, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है ना। ये वाली भी पैरेलल होती है और ये वाली भी पैरेलल होती है, ABCD। तो ये इसकी क्या होती है, एक ट्रांसवर्सल होती है ना। तो फिर बताओ मेरे को, ट्रांसवर्सल के दोनों अंदर एंगल है, ये भी और ये भी, इन दोनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। क्या लिखेंगे, C प्लस D 180 होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। क्या है बच्चों, ये को इंटीरियर एंगल्स। उसमें से एक आपको पता है, D तो पता ही है 120, तो यहाँ से C कितना हो जाएगा बताओ, 180 माइनस 120 इक्वल टू कितना होएगा, 60 डिग्री, ठीक है। ओरल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री। अब अगर ये पूछा जाता आपसे बताओ A, तो आप कह देते ये 60 है, तो A भी कितना होगा 60, और ये B पूछता तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाता 120। चारों निकाल सकते हो आप एंगल। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, इफ का मतलब होता है आपको गिवन है कि ये L और M लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो फिर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा आपका, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, देखो अगर लाइन पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, और अगर सम 180 है तो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे है।
जैसे मान लो, आप ये मान लो कि आपका ऐसा स्कूल है जहाँ पे सिर्फ लड़कों को ये जो है ना परमिशन है कि वो पैंट शर्ट पहन सकते हैं, वो पैंट शर्ट पहन सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप लड़के हो तो आपको पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी, और अगर आपने पैंट शर्ट पहन रखी है तो आप लड़के हो। दोनों चीज़ें एक साथ ट्रू होगी ना, क्योंकि लड़कियां तो पहन ही नहीं सकती, ये आपके स्कूल का रूल है मान लो। तो मैं कहता हूँ अगर कोई लड़का आपको दिख गया, आप उसको ये बोल सकते हो कि आपको पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी दिन आपको कोई पैंट शर्ट पहना हुआ स्टूडेंट नजर आ गया तो आप ये नहीं मान सकते कि ये एक लड़का है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में सिर्फ लड़के ही पैंट शर्ट पहन सकते हैं। ये इसमें क्वेश्चन में है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होगा, और अगर सम 180 है ना तो आप कह सकते हो कि पक्का ये लाइन कैसे मिलेगी, पैरेलल मिलेगी, क्योंकि पैरेलल में ही इनका सम 180 होता है। देखो जैसे ऐसे है, बताओ क्या ये दो लाइन पैरेलल है? आप कहोगे जी बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। तो मैं कहता हूँ 1 और 2 का सम, एंगल 1 प्लस 2 का सम 180 कभी भी नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर ये सम 180 हो गया ना तो फिर मतलब ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ऊपर चली जाएगी लाइन। और ये कॉन्सेप्ट कब काम आता है? जब हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूव करना होता है तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रेपेजियम के बारे में बताता हूँ। देखो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की सिर्फ बेचारा, मैंने आपको बताया था कि एक तो होती है पैरेललोग्राम की फैमिली, है ना, ये क्या होती है बच्चों? पैरेललोग्राम फैमिली होती है। और ट्रेपेजियम इन सब से क्या होता है? अलग होता है, इसका कोई रिश्ता नहीं है पैरेललोग्राम वाली फैमिली से, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये पैरेललोग्राम फैमिली है, ये ट्रेपेजियम क्या है? अकेला है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? देखो ऑपोजिट पैरेललोग्राम की डायग्राम बनाए, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बता दो आप मेरे को पैरेललोग्राम के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बस रिवाइज हो जाएगी। एक तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी? इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। दूसरे नंबर पे ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तीसरे नंबर पे आप प्रॉपर्टी कर सकते हो कि इसका सम और इसका सम, यानी कि a प्लस डी वो 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही बाकी भी ले सकते हो आप, ऐसे ये भी कह सकते हो आप। सिमिलरली, सिमिलरली एक जगह लिख लोगे ना सारी चीज़ें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलरली p प्लस सी भी कितना होता है आपका? 180 होता है ना। d और c भी 180 होता है, चाहे किसी, क्योंकि ये पेयर भी पैरेलल होता है और इधर वाला भी होता है। तो d प्लस सी भी कितना होता है? 180 होता है। और a प्लस b भी कितना होता है? 180 होता है। ये सारे 180 180 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स, और ये, और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। ऑपोजिट साइड्स क्या कैसी होती है बच्चों? पैरेलल भी होती है। तो ये मेन प्रॉपर्टी होती है। एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और लिख लो कि इसके डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। ये 5 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब आप सोचोगे कि फिर ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम आपको पता है ऐसी शेप होती है ट्रेपेजियम की, बहुत पढ़ चुके हैं, मेंसुरेशन में भी मैंने आपको काफ़ी पढ़ाया है इसके बारे में। ये ट्रेपेजियम में ये होता है कि पैरेललोग्राम में तो जो ऑपोजिट साइड के कितने पेयर बताए थे मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल में? 2, है ना। एक तो ये वाला पेयर ए बी और सी डी का, और एक ये वाला पेयर है ना जिसमें मैंने ब्लैक मार्क कर रखा है। लेकिन ट्रेपेजियम के अंदर इन ऑपोजिट साइड का सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है, ये वाला, है ना। यहाँ पे ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। लेकिन बताओ आप मेरे को, क्या ए डी और बी सी पैरेलल है? बट बी सी इज नॉट पैरेलल टू ए डी। समझ गए ना? एक पेयर पैरेलल होता है, और इसमें कितने पेयर होते हैं? दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन में, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ अब आपसे, आप खुद मेरे को आंसर देना। मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम बनाने से ट्रेपेजियम नहीं हो जाएगा, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ दिखना चाहिए आपको जिससे कि वो ट्रेपेजियम बने। मैंने लिख दिया ये एंगल है कितना? 70 डिग्री, और ये एंगल है कितना? 110 डिग्री। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इज ए बी सी डी ए ट्रेपेजियम? क्या ये ट्रेपेजियम है? आपको बस यस या नो में आंसर देना है। और यस तो फिर क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों आप कह रहे हो इसको कि ये ट्रेपेजियम है? देखो ट्रेपेजियम का जब भी क्वेश्चन आए ना, आपकी नज़र जानी चाहिए इन दोनों एंगल्स के सम पे। ये कैसे है?
को इंटीरियर एंगल है। एंगल ए प्लस एंगल डी बताना कितना है, 110 प्लस 70 यानी 180। मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है बताओ, पैरेलल है। मैंने कहा था ना, अगर सम 180 हो गया तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। सो कौन सी, ए बी, ये पैरेलल होगी किसके, डीसी के। और मैंने अभी बताया था अगर एक पेयर पैरेलल मिल जाए ना आपको तो बस वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम की सिर्फ एकमात्र एक ही कंडीशन होती है, अगर ओपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल है तब वो क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो क्या होती है, एक ट्रेपेजियम होती है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम की कहानी खत्म। आज एक फिगर आप और देख लो जो मैंने उस लेक्चर में आपको नहीं बताई थी, काइट। काइट को हिंदी में पतंग बोलते हैं ना, ये वही वाली पतंग है जो आप सोच रहे हो। देखो जो भी क्वाड्रिलेटरल होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ अब आपको मैं, सॉरी इसको जो है इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मेनली क्वाड्रिलेटरल को है ना हम तीन कैटेगरी के अंदर बांट देते हैं। तीन कैटेगरी में सबसे पहले आती है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आती है, फिर क्या आती है ट्रेपेजियम, और फिर क्या आती है काइट। फिर क्या आती है बच्चों, काइट आती है। मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम दुनिया में क्या आया था, सबसे पहले आया था। मैंने बताया था आपको पैरेललोग्राम मान लो ज्योमेट्री की दुनिया में सबसे पहले आया, यानी कि ये क्या है, फादर है। ये क्या है, फादर है अपनी फैमिली का। इस ट्रेपेजियम का नहीं है, ट्रेपेजियम तो अलग है, इसका तो इससे कोई रिश्ता ही नहीं है। पैरेललोग्राम अपनी फैमिली का क्या है, फादर है। फिर इसके तीन बच्चे हुए, है ना, इसने शादी की, इसके बच्चे हुए। एक बच्चे का नाम रखा गया स्क्वायर, एक बच्चे का नाम रख दिया गया रेक्टेंगल, और एक बच्चे का नाम रख दिया गया रोम्बस। बताया था ना मैंने, यानी कि ये तीनों की तीनों चीजें, ये स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस, ये भी पैरेललोग्राम तो है। ऑल दीज आर ऑल्सो पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम तो है ही। जैसे एक तीन बच्चे हो गए आपके, मान लो आप तीन भाई हो और तीनों लड़के हो, मतलब कि भाई है तो लड़के ही होंगे ऑब्वियस। तो तीनों के तीनों आप बॉय तो कह ही सकते हैं ना, तीनों के तीनों को हम बॉय तो कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, कुत्ते के बच्चे को कुत्ता तो कह ही सकते हैं, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली कह सकते हैं, चूहे के बच्चे को चूहा कह सकते हैं। इसी तरह से पैरेललोग्राम के अगर बच्चे होंगे तो उनको बच्चे तो कहेंगे, है ना, पैरेललोग्राम तो कहेंगे उनको। लेकिन अब ये बच्चे कहे सर हमारे को पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम मत बोलो, हमारे स्पेशल नाम है क्या, स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस। लेकिन हम कहते हैं हम आपको स्पेशल नाम भी देंगे, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो हम आपको पैरेललोग्राम भी मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अंदर सिर्फ क्या होता है, एक पेयर पैरेलल होता है ना, वन पेयर ऑफ opposite sides इज पैरेलल, एक पेयर होता है पैरेलल। अब फिर आता है काइट। काइट भी अलग है, मतलब कि देखो ट्रेपेजियम अलग है, पैरेललोग्राम्स अलग है, काइट अलग है। काइट क्या होता है, जैसे आपने पतंग की शेप देखी है तो आपको पता ही है, काइट कुछ ऐसा होता है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं ऐसा बनाता हूँ देखो, और आपको भी आगे से ऐसी फिगर बनानी है। ठीक है, और नीचे से थोड़ी ये क्या कर दो, लंबी बना दो इसकी पूंछ। ये क्या है बच्चों, काइट है। काइट की ये प्रॉपर्टी होती है, ये इनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। आप इनको क्या कर, चलो मत करो ज्वाइन। ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। काइट के अंदर ये दोनों एंगल ए बी सी डी, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होते हैं। अभी आप 8th क्लास में हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है काइट के बारे में, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और भी बहुत प्रॉपर्टी होती है काइट की, जैसे कि ये वाला जो बड़ा डायगोनल है ये छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। और ये प्रॉपर्टी होती है काइट की कि ये दो साइड इक्वल होती है आपस में, और ये दो आपस में इक्वल होती है, यानी कि इसमें दो पेयर होते हैं एडजेसेंट इक्वल साइड के। और अगर मैं बात करूं किसकी, डायगोनल की, तो डायगोनल एक छोटा होता है और एक क्या होता है, बड़ा। लेकिन जो ये छोटे वाला डायगोनल होता है ना, इसके दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आपको नहीं करना कुछ भी, आपको सिर्फ जो मैंने ये ग्रीन वाले एंगल बनाए हैं ना, एंगल बी और एंगल डी, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर ऑपोजिट साइड का क्या है, इक्वल है। लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन ये बच्चों पैरेललोग्राम नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से, पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, इसमें देखना
ये साइड और ये साइड क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है, ये तो छोटी है ये बड़ी है। और पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो काइट क्या है, लिख लो काइट के बारे में। काइट की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है, यह ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, यह ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर, ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर इक्वल है। एक पेयर इक्वल होता है, दूसरे वाला नहीं होता, ठीक है? इक्वल है, लेकिन यह पैरेललोग्राम नहीं है। आपकी एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन है कि एक ऐसी फिगर बना के दिखाओ जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर इक्वल हो लेकिन वो पैरेललोग्राम ना हो। तो आपको किसकी शेप बनानी है बच्चों? काइट की, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ध्यान रखना, इसमें आप किसकी फिगर बनाओगे? काइट की बनाओगे, ठीक है? तो ये मैंने आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें काम आनी है ना, आपको सारी बता दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आसान लगेंगे अब आपको क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3, कुछ भी मत छोड़ो, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे, ठीक है? ये डायग्राम एज इट इज कॉपी करना है बिल्कुल। ये पैरेललोग्राम बनानी है, ठीक है? आपको पेरीमीटर बताना है इस पैरेललोग्राम का, पी क्यू आर एस का। ये बताओ मेरे को, ये 12 है तो ये भी तो 12 होगी। अगर ये 7 है तो ये भी तो कितनी होगी? 7 होगी। ये चीजें आप यहाँ पे लिखोगे। इन्हें पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको पता ही है ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी बच्चा सीधा ही बता देगा चारों साइड को जोड़ के। मैं तो बस आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि लिखना कैसे आपको, ठीक है? सो जो ये एस से लेके आर है, ये कितनी होगी आपकी? 12 सेंटीमीटर होगी। और पी एस भी कितनी होगी आपकी? 7 सेंटीमीटर होगी। अब निकाल लो आप क्या? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है आप बता दो मेरे को? सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। इसमें 4 साइड है तो 4, 5 होगी तो 5, सम ऑफ 4 साइड्स। तो देखो, 2 बार 12 को ऐड करना है आपको और 2 बार 7 को ऐड करना है। 12 और 12 24, 7 और 7 कितना होता है आपका? 14, 24 और 14 कितना होता है? 38 सेंटीमीटर है। तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बताओ? पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी बाउंड्री की लेंथ। 11 चैप्टर में मैंने आपको करवाया है, लेंथ ऑफ बाउंड्री को ही पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस फिगर में बेस्ट, ये तो नाम दिया गया, जैसे आप ABCD नाम देते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपकी 8th क्लास की बुक में कोई होप देगा, कोई क्लू देगा, कोई बेस्ट देगा, ऐसे नाम दिए गए हैं, ठीक है? PEST, ये एक पैरेललोग्राम है। आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको क्या बताया था? अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल आपको पता लग जाए ना, तो बाकी चारों एंगल आप निकाल सकते हो। मैंने बताया था ना ये चीज़। बताओ कैसे निकालोगे? तीनों निकालनी है, ये x, ये y, ये z। x तो मेरे को सीधा ही पता है, ये दोनों तो आपस में क्या होते हैं बताओ? इक्वल होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है। x तो किसके इक्वल आ गया बताओ? 100 के। ब्रैकेट में क्यों लिखोगे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसकी कोई बहुत ज़्यादा हेडेक मत लेना, ये नहीं भी लिखनी आती काफ़ी बच्चों को, तो इतनी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए x 100 के इक्वल होगा। ये तो हो गया। अब ये 100 हो गया है ना, ये 100 हो गया। अच्छा, ये इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये इक्वल नहीं होते, ये ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट तो ये है ना। इन दोनों एंगल का सम मैंने बता रखा है, वो कितना होगा? 180। क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है देखो, B से लेके T, PT और SE पैरेलल है, तो ये दोनों का सम कितना होता है? 180। यानी कि 100 प्लस Z जो है वो 180 होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये को इंटीरियर एंगल है। मैंने आज के लेक्चर में आपको सारी बातें समझाई है ये, ठीक है? इन दोनों का सम अगर 180 है, तो अगर ये 100 है तो ये 80 रह गया ना। सो Z कितना आ जाएगा बताओ आपका? 180 में से 100 माइनस कर दो तो क्या आ गया? 80। Z भी आ गया, X भी आ गया, क्या रह गया? Y। आप खुद सोचना, ये लाइन मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये वाली लाइन S, ये S है और ये क्या है आपका? E है। और इसके ऊपर ये ऐसे है और ये ऐसे। यहाँ पे लिख रखा है इसने Z और यहाँ लिख रखा है Y। और Z कितना आ गया? 80। ये लीनियर पेयर नहीं है? ये दोनों बताओ क्या है? एक ही तो एंगल है ये पूरा 180 का। तो ये क्या है बच्चों? लीनियर पेयर। आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि Y और Z का तो लीनियर पेयर बन रहा है ना। एक पता लग गया तो दूसरा पता लग ही जाएगा। तो Z प्लस Y कितना है बताओ? 180। क्यों? रीजन दिया करो, देखो
रीजन देना सीखोगे ना तो मैथ आपको आसान लगेगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है बच्चों, ये लीनियर पेयर है। तो z कितना है ऊपर से 80, तो फिर y कितना रह गया बताओ, 180 में से 80 माइनस कर दो, कितना हो गया 100, लास्ट में आंसर लिख दिया करो। x कितना आया बताओ आपका, देखो ऊपर से 100, y कितना आया 100 और z कितना आया 80। ये आपके इस क्वेश्चन के क्या है, आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन वही मैंने आपको बताई थी कि एक एंगल आपको दे रखा है, बाकी सारे निकालने हैं। इन पैरेललोग्राम रिंग, RING रिंग, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, M ऑफ R, इसका मतलब होता है आप सिर्फ से एंगल R70 लिख दोगे ना तब भी कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए ना, M का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल R इक्वल टू 70, ये मतलब होता है, ठीक है। चाहे आप R लिख दिया करो। ये 70 है तो कहता है फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, यानी कि ING ये सब निकालना है। मैंने बताया था एक एंगल अगर मेरे को पता लग गया ना पैरेललोग्राम का तो मैं तीनों आसानी से निकाल लूंगा। क्यों, क्योंकि ये 70 है तो ये भी 70 होगा, पता ही है ना आपको। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स बच्चों क्या होते हैं, इक्वल। एंगल N कितना होगा आपका 70 डिग्री, ब्रैकेट में लिखोगे रीजन, रीजन है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या फिर ये लिख दिया करो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं पैरेललोग्राम क्यों नहीं यूज कर रहा वर्ड, क्योंकि हम एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे पैरेललोग्राम ही है, इसलिए मैं बार बार पैरेललोग्राम को लिखने के बजाय उसको स्किप कर देता हूँ। अब मेरे को बताओ ये 70 है तो ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होता है 180, क्योंकि देखो चाहे इनका सम 180 कह दो, चाहे इनका आर का और इसका सम 180 कह दो, है ना, एक ही बात है। एंगल R प्लस एंगल G कितना है, ये 180। क्यों है ये, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब इसमें से R तो दे रखा है आपको 70, तो फिर G कितना हो गया बताओ, 180 में से 70 माइनस कर दूं, 110 आ गया। G कितना आ गया 110। अगर G 110 आ गया तो आप कहोगे सर फिर तो ये भी 110 है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल आई भी कितना हो जाएगा 110। क्यों, क्योंकि फिर वही लिख दो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीनों एंगल निकालने थे आपको, निकाल दिए तीनों मैंने, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। तो ये आपके एग्जाम्पल खत्म हो गए 5। एक और है, छठा एग्जाम्पल भी देख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हेल्प, इसका नाम दिया गया HELP, हेल्प एक पैरेललोग्राम है और लेंथ किसमें है सेंटीमीटर में, यानी कि ये 4 क्या है सेंटीमीटर है। गिवन दैट OE इज इक्वल टू 4, ये ना भी लिखता तो भी डायग्राम में बनाई रखा है ना, 4 है। HL ध्यान से पढ़ो, HL इज 5 मोर देन PE। देखो PE कहाँ है, ये रहा P और ये रहा E। आप कहोगे सर PE तो हमें पता ही नहीं। मैं कहता हूँ अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 होएगी, क्योंकि मैंने बताया था ना पैरेललोग्राम में एक डायगोनल के दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। O से लेके E जितना है उतना ही O से लेके P होएगा। तो ये पूरा कितना हो गया बताओ, 8 हो गया ना। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन में वी नो दैट, क्वेश्चन का आंसर तो आपको तुरंत पता लग जाएगा लेकिन मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब आपको पेपर में डायग्राम भी बनाना है, अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाना है। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 लिख देना। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे एज इट इज लिखना है आपको, ये नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ फालतू लिख रहा हूँ। सो P से लेके O ये कितना होएगा बताओ 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी कितना हो गया 4। आप मेरे को ये बताओ फिर P से लेके E कितना होगा, 4 + 4 8 हो गया। ये कितना हो गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। ये पता है क्या कहता है, जो H से लेके L है, यानी कि H और ये L, ये जो दूसरा डायगोनल है ना इसका, ये मैं बना रहा हूँ पूरा। देखो ये मैंने ब्लू कलर में जो दूसरा डायगोनल अभी ड्रॉ किया है, ये डायगोनल कहता है 5 ज़्यादा है किससे, PE से। तो बताओगे मेरे को HL क्या होगा। HL जो है ना कहता है मेरे पास तुमसे 5 रुपये ज़्यादा है। तो ये कहता है मेरे पास तो 8 है, तो ये कहेगा मेरे पास फिर 13 है ना। इससे 5 बड़ा है तो 5 बड़ा लिख दो इसको, HL हो गया। फाइंड OH, आपको क्या निकालना है देखो, O से लेके H। कहाँ पे है O से लेके H, गिरा O से लेके H। बता सकते हो कितना होएगा, कोई भी बच्चा बताओ O से लेके H कितना होगा। देखो
एच से लेके एल पूरा 13 है, तो ओ से लेके एच इसका आधा होएगा ना। ओ एच क्या होता है बताओ, इसका हाफ, 13 का हाफ होएगा, और 13 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6.5। 13 रुपए को दो बच्चों में इक्वल बांटोगे तो एक को कितने मिलेंगे 6.5, यानी कि 6.5, 6.5। ठीक है, तो आपको ये निकालना था, क्वेश्चन आसान है आपका। अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज में क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, ये पैरेललोग्राम है। आपको चारों स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है और आपको डेफिनेशन भी देनी है, मतलब कि रीजन बताना है प्रॉपर तरीके से कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। फर्स्ट पार्ट, ए डी, ए से लेकर डी किसके इक्वल होगी बताओ। ये साइड जो है वो इसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे, बी सी लिखोगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डी इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में रीजन दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिख दिया मैंने रीजन। अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका। दूसरा पार्ट करो बच्चों। दूसरा पार्ट आपको क्या कहता है, दूसरा पार्ट ये रहा, एंगल डी सी बी। पहले ये देखो डी सी बी है कौन सा, डी फिर सी और फिर बी। मैंने आपको बता रखा ना कौन सा एंगल लेते हैं, बीच वाला, ये बीच वाले वर्टेक्स का। देखो डी फिर सी और फिर बी, यानी कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल है, कौन सा एंगल है बताओ, डी ए बी। कौन सा है, डी ए बी। कौन सा है बच्चों, डी ए बी, ये वाला एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल डी सी बी जो है वो इक्वल है एंगल डी ए बी के। क्यों, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि आपको फिलअप नहीं करने के भी इस बुक में ही आप फिल इन द ब्लैंक्स भर दो, आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं हम। ओ सी, देखना ओ से लेके सी, यानी कि ये वाली और ये वाली चीज तो इसके इक्वल होती है ना। मैंने बताया था एक डायगोनल के दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। ओ सी किसके इक्वल होता है, ओ ए के। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बताया था मैंने आपको। तो ये लिख दो आप, ये हो गया। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में आपको क्या कहा गया बच्चों, देखो एंगल मेजरमेंट, इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। छोड़ दो इसको मेजरमेंट को, डी ए बी। पहले तो देखो डी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल। सी डी ए, देखो सी फिर डी फिर ए, यानी कि डी वाला एंगल। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम बता सकते हो, आपको बिल्कुल बता सकते हैं, 180 होता है। क्यों, कोई इंटीरियर एंगल है ना, मैंने कहा था इन दोनों का सम 180 होता है, इनका भी 180 होता है, ए और बी का होता है, डी और सी का होता है, सबका सम क्या होता है 180। आंसर कितना आएगा इसका बताओ आप मेरे को, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे कितना है 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल चाहिए, को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, बस चारों पार्ट करवा दी मैंने आपको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आपको ये सारे के सारे क्या है, पैरेललोग्राम है कहता है, और आपको जो अननोन्स दे रखे ना एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू निकालनी है। एक एक पार्ट करके समझते हैं। पहले ये फर्स्ट पार्ट, ये रहा, ये सेकंड पार्ट की फिगर है, ये फर्स्ट की है। ठीक है, इसमें तो देखो आपको पता है कि एक एंगल अगर आपको गिवन हो तो बाकी तीनों एंगल निकाल सकते हैं। यही तो है, एक्स है, वाई है, जेड है। आप मुझे बताना, ये तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे बना लेना है ना, ताकि लंबे टाइम तक याद रख पाओ। वाई तो किसके इक्वल है, 100 के। रीजन देना है क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो अगर ए और सी में से मेरे को एक और पता लग जाए ना, तो फिर दूसरा तो अपने आप ही पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। मैंने क्या बताया था, अब ये और ये दोनों का सम कितना होता है आपका 180 होता है। x प्लस में 100, इनका सम होता है 180। फिर वही बात, मैं बार बार एक ही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल होते हैं ना। तो फिर यहाँ से x कितना आएगा, 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री। x भी आ गया। अब क्या रह गया अपना बताओ, अब रह गया z। z तो कहता है मैं तो x के इक्वल रहने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। तो z भी कितना होगा, x के इक्वल, और x खुद क्या है 80। क्यों, आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, फिर वही प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ गए बच्चों, इस तरीके से आप जो है कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे।
ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को, सेम डायग्राम को आप अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर कॉपी करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद सोल्व करोगे। इसमें ये 50 है, तो मुझे बताओ अगर ये 50 है तो ये एंगल, ये वाला एंगल बता दो मेरे को। इसको खुद से नाम दे लो कितना, एंगल 1। एंगल 1 तो किसके इक्वल होगा, 50 डिग्री के। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप सोचोगे कि मैंने 1 निकाला क्यों है, 1 तो मेरे से पूछ ही नहीं रखा। मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे को जेड चाहिए था, है ना। और ये जेड और 1 मिलके क्या बना रहे हैं बताओ, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। तो बताओ फिर एंगल 1 प्लस जेड मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब कि 180 है ये। क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर है, इसलिए मेरे को एंगल 1 निकालना पड़ा, ठीक है। एंगल 1 कितना है, 50, और ये कितना है, जेड। तो जेड 130 आ जाएगा क्या, जेड कितना आ जाएगा आपका 130, जेड आ गया अपना 130। एक पार्ट तो सोल्व हो गया, जेड कितना आ गया 130। अब आप मेरे को बताओ, फिर वही बात आ गई, इसका सम, इसका और इसका सम, यानी कि ये वाला देखो, मैं ध्यान से देखो, ये और ये, क्या इनका सम 180 होता है। क्यों, लीनियर, वो को इंटीरियर एंगल है। एक्स प्लस में 50 डिग्री जो होता है वो 180 है। क्यों है, को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स। तो फिर यहाँ से x कितना आएगा, 180 माइनस 50 यानी कि 130। x 130 आ गया। अब x 130 आ गया तो फिर ये भी आ गया 130, है ना, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, अपोजिट एंगल्स है ना। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। तो y भी कितना आ जाएगा अपना, x के इक्वल, यानी कि 130 के इक्वल। ब्रैकेट में लिख देना कौन से एंगल है ये, अपोजिट एंगल्स। इस तरह से डायग्राम बना बना के देखोगे ना कि ये एंगल है, ये ऐसे अपनी नोटबुक में आप ऐसे बनाओगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब एक एंगल अगर पता लग जाए तो दूसरा एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। और इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम 180 होता है ना। ये डायग्राम बना लो, देखो आप अपनी नोटबुक में, मेरे कहने पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से आप जो है ये रेड पेन से बना लो, ये दोनों इक्वल होते हैं। फिर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होता है, ये इक्वल नहीं होते, बस सम 180 होता है, ठीक है। हो सकता है एक 100 हो, एक 80 हो। ऐसे ही इसका और इसका सम कितना होता है, 180। ऐसे ही इन दोनों का सम कितना होता है, 180। ऐसे ही इन दोनों का सम कितना होता है, 180। यानी कि ये चारों तरफ, इसका 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 और इसका आपस में सम 180 होता है, और अपोजिट वाले आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही प्रॉपर्टी मैं बार बार और बार बार यूज कर रहा हूँ। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसमें आपको ये बताओ, ये साइन मैंने आपको बार बार बताया किस डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री का। अच्छा ये 90 है तो क्या x भी 90 होगा, x 90 होगा। क्यों है पता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो ये दो लाइन आपस में ऐसे काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप फुल फॉर्म लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैं तो इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब अगर x 90 हो गया तो इस ऊपर वाली ट्रायंगल में देखना, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है बताओ, 180 होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180। और उसमें से एक पता लग गया आपको, दो पता है, ये 30 और ये 90, तो तीसरा निकाल सकते हो। कैसे करोगे, x प्लस वाई प्लस 30, तीनों का सम कितना होता है, 180। बिकॉज लिख दो ब्रैकेट में रीजन, रीजन क्या है बताओ, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। 180 होता है। तो बताओ x कितना 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। 90 प्लस 30 कितना होता है, 120। तो यहाँ से y कितना आएगा बताओ, 180 में से 120 माइनस कर दो, 60 आ गया। y कितना आ गया बच्चों, 60। x कितना आ गया, 90। रह गया क्या, z। अब आप, ये इंपॉर्टेंट है, देखो z कैसे निकालोगे। आप बस मेरे को ये बता दो, मैं जो ये दो एंगल डार्क कर रहा हूँ ना, ये फिल कर रहा हूँ मैं इसको कलर से, ये इसको और इसको रेड पेन से, क्या ये दोनों एंगल इक्वल बोल सकता हूँ क्या मैं, बता दो आप मेरे को। ये इक्वल है, क्यों है पता है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। आप ये देख लिया करो, ये पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन के उधर होता है, एक पैरेलल लाइन के इधर होता है, ठीक है। मैं इसको बना रहा हूँ दोबारा, देखो मैं ये डायग्राम ऐसे बना देता हूँ। ये लाइन है A B C D,
मैं ये देखो ए डी, ध्यान से समझना, ये डी ए है ना, मैं डी ए यहाँ लिख रहा हूँ, और ये सी बी है, मैं सी बी को यहाँ लिख रहा हूँ, और ये सी से लेके ए को ज्वाइन किया गया ना, मैं भी सी से लेके ए को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि सर सही कह रहे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल ही है। इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो, है ना, क्योंकि लाइन्स है, लाइन्स को दोनों डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा लो। अब देखना, ये वाई कहाँ पे बना हुआ है, ये रहा वाई, है ना, और ये जेड कहाँ पे बना हुआ है, ये देखो यहाँ छुपा हुआ है। क्या बताओ, ये दो एंगल इक्वल नहीं होते क्या? यही तो होता है ऑल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइन के अंदर दोनों अंदर होने चाहिए। एक ट्रांसवर्सल की राइट साइड में बना हुआ है वाई, और जेड किधर बना हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में। तो वाई और जेड क्या हो गए आपके, इक्वल। क्यों हो गए बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो तो फिर जेड भी कितना हो गया फिर बताओ? जेड कहेगा जितना वाई है उतना ही मैं, और वाई कहता है मैं तो 60 हूँ, तो जेड भी कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आगे आंसर देखो कितनी आसानी से, सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो आप। अब किस पार्ट पे आ गए हम? फोर्थ पार्ट पे। इसमें तो वही बात आ गई जैसे पहला पार्ट हमने किया था, एक एंगल अगर आपको पता लग जाए तो बाकी सारे पता लग जाएगा। वाई कितना होगा बताओ? ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट एंगल है। वाई हो गया अपना 80 डिग्री के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ये हो गया। अब बताओ, अब x कैसे पता लगेगा? x अगर ये पता लग जाए आपको, ये एंगल 1, तो x पता लग जाएगा ना, इक्वल है ये तो। लेकिन फिर 1 कैसे पता लगेगा आपको? 1 तो इजी है, मैंने क्या बताया था, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल 1 प्लस 80 को ऐड करोगे तो 180 आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स है। तो फिर एंगल 1 कितना हो गया बताओ? 180 माइनस 80 यानी कि 100। अगर ये 100 है तो फिर ये भी तो कितना होगा, 100 होगा। सो x भी कितना होगा, 100। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अंदर वाले तो चारों एंगल पता लग गया। अब ये बाहर चमक रहा है जेड, वो रह गया बेचारा अकेला, है ना, उसको भी निकालते हैं। आप कहोगे जी ये अकेला नहीं है, ये दोनों के साथ है ये, है ना, क्योंकि इनका सम कितना होता है, 180। क्या है ये? लीनियर पेयर। ये क्या है बच्चों? लीनियर पेयर। यानी कि एंगल 1 और जेड मिलके 180 होते हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट एंगल है ये, ठीक है, लीनियर। अब 1 तो कितना है देखो, 100 है ना, ये रहा 1, और प्लस में जेड। तो क्या जेड को मैं यहाँ से 80 डिग्री लिख सकता हूँ? 180 में से 100 माइनस करोगे, ठीक है। चारों आंसर निकाल दिए मैंने, खत्म क्वेश्चन। अब देख लो आप फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये 112 है तो y भी 112 होगा क्या? क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है आपके। y तो 112 आ गया, क्योंकि ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, y आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ जरा, अगर ये 112 आ गया और ये एंगल भी आपको 40 दे रखा है और ये हमने निकाल दिया, तो क्या इस ऊपर वाली ट्रायंगल में, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ रेड कलर में, देखो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो पता लग गया, एक दो, तो तीसरा x निकल जाएगा। बताओ कैसे? x प्लस 40 प्लस 112, तीनों का सम कितना होता है बच्चों, 180। क्यों? लिख दो, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लो। देखो x प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे 152 आएगा। तो x कितना आ गया, 180 में से 152 माइनस कर दो, 28 आ गया। x कितना आ गया बच्चों आपका, 28। और देखो अगर x 28 आ गया तो क्या z भी 28 आएगा? क्यों पता है, x और z इक्वल है। देख लो इसको, फिगर को दोबारा बना लो, ऐसे, ये ऐसे बनी हुई है, एक यहाँ बना हुआ है x और एक यहाँ बना हुआ है z। दोनों क्या है बच्चों, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। देखते ही पता लग जाएगा आपको अगर प्रैक्टिस है तो। z x के इक्वल है और x खुद कितना है, 28 है, तो z भी कितना होगा, 28। क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हो तो। और लाइंस तो पैरेलल है क्योंकि सारे के सारे जो डायग्राम है ये क्या है, पैरेललोग्राम के है। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, खत्म हो गया ना। ये थर्ड क्वेश्चन देख लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ
सिर्फ पूछ रहा है अपने से, क्या ए बी सी डी को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 अलग अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है, पेपर में एक आएगा कोई भी। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ पहले। ये लो मैंने डायग्राम बना दिया ए बी सी डी। अब मैंने ये पैरेललोग्राम नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल बनाई है। पैरेललोग्राम मैं इसको नहीं बोल सकता, ठीक है, मैं देखूंगा कि क्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो इसने दे रखा है अपने को डी और बी का जो सम है ना वो 180 है। देखो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना है बच्चों, 180 है। क्वेश्चन वाले ने सम 180 दे रखा है। क्या 180 सम होने से ये पैरेललोग्राम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अपोजिट एंगल तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, आप मेरे को बता दो, इक्वल होते हैं ना। अब इनका सम अगर 180 है तो कौन ये कहता है कि ये दोनों इक्वल है? आप दो भाइयों के पास 180 रुपीज़ है मिला के, तो आप क्या ये कहोगे हमारे पास 90 है? मैं कह सकता हूँ हो सकता है ये 100 हो सकता है ये 80 हो, पॉसिबिलिटी तो है ना। मतलब कि 100% तो आप इसको पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। क्या लिखेंगे हम? नो, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या दोगे? बिकॉज इट इज नॉट क्लियर या इट इज नॉट श्योर, इट इज नॉट श्योर दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये श्योर थोड़ी है कि एंगल बी और डी इक्वल है, तो फिर नहीं होंगे ये, छोड़ दो इसको। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ बच्चों। सेकंड पार्ट पे दोबारा पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम नहीं बनाना, मेरे कहने का मतलब क्वाड्रिलेटरल बनानी है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ही बनानी है आपको। तो पैरेललोग्राम तो देखेंगे कि ये है या नहीं है, प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे, बनाने के हिसाब से नहीं देखेंगे। शक्ल पे मत जाओ, जो चीजें दे रखे ना क्वेश्चन में उसको यूज करो। ए बी कितना है? 8, ए बी को 8 लिख दो। डी सी बी कितना है? 8, इसको भी 8 लिख दो। ए डी 4, ए डी कौन सा है? देखो ये रहा ए डी 4, और बी सी 4.4। बताना क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। लेकिन ये देखना, क्या ये और ये इक्वल है? नहीं है ना, एक 4 है एक 4.4 है। ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकती। पैरेललोग्राम तो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मेरे अंदर अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि एक 4 है और एक 4.4 है, तो ये पैरेललोग्राम कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बना लो एक क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं हम, ए बी सी और डी। एंगल देख लो कौन कौन से दे रखे हैं आपको। एंगल ए 70, ये 70 है, और सी 65 है। आप बताना, मैंने कितनी बार बताया है कि पैरेललोग्राम में तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। तो एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, सो इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। या ये लिख दो, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम कहता है कि मेरे अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। लेकिन यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, एक 70 है एक 65 है, छोड़ दो इसको। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जो मैंने आपको बताया था। ड्रॉ ए रफ फिगर। आपको सिर्फ एक रफ डायग्राम बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल का, जैसे कि नोट ए पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम नहीं हो, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि जिसके 2 अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए और वो पैरेललोग्राम ना हो। तो बनाए क्या? पैरेललोग्राम ना हो। तो मैंने क्या बताया था, काइट बनानी है ना। इस क्वेश्चन में क्या बनाओगे? काइट कैसे बनती है? ड्राइंग तो आप सबकी अच्छी होगी। ये ऐसे बना लो, और इसको अगर नीचे लेके आना है तो थोड़ा सा ये इसको लंबा कर दो नीचे से। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? काइट है। अच्छा, इसमें कौन से एंगल इक्वल है आप मेरे को ये भी बता दो। ए बी, नाम कैसे भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें ये एंगल क्या है बच्चों? इक्वल होते हैं। ये एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये क्या होते हैं बच्चों? इक्वल। और लिख देना, इट इज ए काइट। अच्छा, आप कोई बच्चा ये सोचता होगा कि सर आपने ये तो नहीं बताया कि क्या ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं क्या? मैं कहता हूँ नहीं, ये इक्वल नहीं होते। क्योंकि अगर ये भी इक्वल हो गए ना तो फिर तो ये पैरेललोग्राम ही बन जाएगी। अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो, है ना, एक ही पेयर होता है बस। ये इक्वल नहीं होते। एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी, ये काइट की प्रॉपर्टी होती है। इसने लिख रखा है एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब कि
दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो फिर यही है बस इसमें पी और डी। अच्छा, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड इक्वल होती है, ठीक है। जो रेड है, रेड वाली इक्वल है आपस में, और जो पर्पल है, पर्पल वाली आपस में इक्वल है, और ये दो एंगल इक्वल होते हैं। तो ये आपका रफ डायग्राम बनाना है बस। अब देखो ये क्वेश्चन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी भी है। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये पैरेललोग्राम है। ये कहता है कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का नाम आते ही पैरेललोग्राम तो बना ही लो, नाम दे दो ABCD। इसमें कहता है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट कौन से होते हैं? देखो एक तो अपोजिट होते हैं, ये तो अपोजिट होते हैं A और C। बाकी ये A और B एडजेसेंट है, B और C एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ठीक है, सारे एडजेसेंट है। उनका रेशियो कितना है? 3:2। देखो रेशियो का क्या मतलब होता है भाई, आप किसको मान लोगे एडजेसेंट? बताओ, इसको और इसको मान लो, किसी को मान लो, अपोजिट वाले को छोड़ के बाकी किसी को मान लो, ठीक है। इनका रेशियो 3:2 है, मतलब कि इसके आगे 3 लिख दो, इसके आगे क्या लिख दो? 2 लिख दो, और इनके आगे क्या लगा दो? XX लगा दो। रेशियो का सिर्फ ये मतलब है कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए? 3/2 आना चाहिए। आपको कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि इसके या इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स फाइंड करो। ये कहता है सभी एंगल्स फाइंड करो। अब आप कहोगे सर आपने तो ये कहा था कि अगर एक एंगल हमारे को गिवन हो ना तो हम सारे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं गिवन है। ये तो 2x और 3x है, वो भी हमने माना है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये पैरेललोग्राम है तो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। मैंने बताया ना बार बार, ऐसे करके भी मैंने आपको दिखाया था ताकि आपके दिमाग में फिगर छप जाए। इनका सम कितना होता है बच्चों? 180 होता है, यानी कि 2x और 3x का सम कितना होता है? 180। लेकिन होता क्यों है? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। 2 + 3 कितना होता है? 5, यानी कि 5x। तो फिर बताओ x कितना आएगा? 180/5 आ गया। 180 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा आपका? 36। ये तो x आया है, एंगल थोड़े आया अभी, एंगल नहीं आए। अब बताओ एंगल A कितना है? 2x माना था ना, यानी कि 2 × x, x कितना? 36। 2 × 36 होता है 72। एंगल D कितना आएगा? एंगल D माना हमने 3x, यानी कि 3 × 36, 36 3 जा होता है 108। अब दो एंगल पता लग गए तो सारे ही पता लग जाएंगे मेरे को। ये कितना है? 72, ये कितना है? 108। ये दोनों एंगल कहेंगे हम दोनों तो क्या होते हैं? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो बताओ एंगल C कितना हो जाएगा? एंगल A के, और एंगल A तो खुद कितना है? 72, ये भी 72। एंगल B किसके इक्वल होगा? D के, 108। इसके बीच में क्या लिख देना? रीजन। रीजन तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों? ओपोजिट एंगल्स है, ठीक है। ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दो बार लिखने की बजाय मैंने एक ही बार लिख दिया। ये नहीं है कि इसके लिए अलग लिखूंगा, ये प्रॉपर्टी इसके लिए अलग लिखूंगा, दोनों के लिए एक ही बार लिख दो, सेम है, ठीक है। तो ये थे अपने एक्सरसाइज 3.3 के पहले 5 क्वेश्चन, और मैंने सारे आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझाए। अब अगले जो 7 क्वेश्चन है ना, 6 से लेकर 12, उसको आपको बहुत आसानी से सोल्व करने में सिखा दूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट तो मैं सारे बता ही चुका इस लेक्चर में। आगे तो बस हमने क्या करने हैं? क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।